तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट सीखा था, बोर मॉडल अगर आइसोटोप से लगाना है। अभी उसी प्रोसीजर में आगे चल रहे हैं, हम लोग मॉडिफिकेशन सीख रहे थे बोर मॉडल में। तो अभी एक और साइंटिस्ट है समरफील्ड, उन्होंने बोर एटॉमिक मॉडल में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। तो पुट द नेक्स्ट टाइटल समरफील्ड्स मॉडिफिकेशन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। समरफील्ड्स मॉडिफिकेशन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। समरफील्ड्स मॉडिफिकेशन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो नील्स बोर ने अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सर्कुलर ऑर्बिट बताया था, समरफील्ड ने मॉडिफाई करके बोला कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल शेप की होंगी और जो सर्किल है वो इलिप्स का स्पेशल केस होगा। सर्किल जो है वो इलिप्स का स्पेशल केस होगा। आप इलिप्स और सर्किल का डिफरेंस समझते हो ना? अगर हमारा ये यस सर। तो इस इलिप्स में देखो ध्यान से, इन केस ऑफ इलिप्स उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर इलिप्स। तो इसमें हम इस लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स के केस में, अगर इलिप्स के केस में दो अलग अलग एक्सेस हैं, एक मेजर एक्सेस एक माइनर एक्सेस है, तो अगर हम मेजर माइनर एक्सेस दोनों बराबर कर दें तो यही इलिप्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर्किल। तो समरफील्ड ने मॉडिफिकेशन देके बताया कि जो हमारा बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट बताई है वो ऑर्बिट एक्चुअली में इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, और जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो इलिप्स का स्पेशल केस है जिसमें मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस के बराबर हो जा रही है। समझ आई बात? तो इस पॉइंट को देखना है। अब ये चीज नोटिस में कैसे है समरफील्ड की वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम बोहर ने स्टडी करी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो जो बोहर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहा था उसमें तो सिंगल सिंगल लाइन्स आ रही थी स्पेक्ट्रम पे। बट अगर हम उसको एक अल्ट्रामोलिक माइक्रोस्कोप से देखें या एक बहुत हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप से देखें तो इट इज बीन नोटिस कि जो बोहर के मॉडल में ऐसे एक सिंगल लाइन आ रही थी ना, जैसे ये स्पेक्ट्रम था। अगर बोहर मॉडल के स्पेक्ट्रम की बात करें तो जैसे बोहर ने अपना जो स्पेक्ट्रम बनाया था, तो उस बोहर के स्पेक्ट्रम के जो नोटिस था, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड पे हमें ये व्हाइट लाइंस दिख रही थी, तो ऐसे मान लो ये लाइंस दिख रही है आपको, तो ऐसे एक लाइन दिख रही थी, ऐसे एक लाइन दिख रही थी, ऐसे एक लाइन दिख रही थी। जब इसी को थोड़े और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जो एक लाइन थी एक्चुअली में दो लाइंस का कॉम्बिनेशन था जो बहुत ही क्लोज टू ईच अदर थे। जब हमने इसको ऐसे मैग्नीफाई करके देखा तो देखो अब आपको दो लाइंस दिखने लगी हैं। बिना मैग्नीफाई करे यही एक लाइन दिख रही थी, या बहुत क्लोज थी जो बोहर के नोटिस में नहीं आ रही थी। तो समरफील्ड ने जब इसकी स्टडी एक बड़े माइक्रोस्कोप से करी मैग्नीफिकेशन से, जिससे रेजोल्यूशन अच्छा हो, तो ही नोटिस कि जो लाइंस बोहर के मॉडल में एक एक लाइन दिख रही थी वो फर्दर डिवाइड हो रही है, जिसको उसने बोला फाइन स्पेक्ट्रम। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए लाइन ब्रेक क्यों हो रही है, उसने जस्टिफाई करा कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल है, और एक पर्टिकुलर शेल जो है वो अपने एक सब शेल में ब्रेक हो चुकी है। तो अ सेल कंटेन्स अ डिफरेंट सब शेल। तो जो डिफरेंट सब शेल्स के बीच का एनर्जी गैप है उसकी वजह से दो फाइन स्पेक्ट्रम लाइन दिख रही है या फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस नोटिस में आ रही है। तो ये बात आपको जरा एक एक करके लिखनी है पहले, तो आप फटाफट लिखना शुरू करो। सो राइट डाउन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, when an electron moves from one orbit to another, it should give a single sharp line in the spectrum. When an electron moves from one orbit to another, it should give a single sharp line in the spectrum corresponding precisely to the energy difference between the initial and final orbits. ये मैंने आपको बोर मॉडल में सिखाया था कि जो भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई पड़ती है वो एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस होता है इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट्स के बीच में। So when electron moves from one orbit to another, it should give a single sharp line in the spectrum corresponding precisely to energy difference between the initial and final orbit. कर लिया नोट?
अब देखो इसके बाद की लाइन इंपॉर्टेंट है. इफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व with the high resolution spectrometer, if the hydrogen spectrum is observed with the high resolution spectrometer, it is found that some of the lines reveals fine spectrum. Some of the lines reveals fine spectrum. मतलब समझ आया कि जो बोहर मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम स्टडी कर रहे थे वो एक्चुअली में एक सिंगल लाइन दिख रही थी पहले, बट अगर हम इसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से नोटिस करें तो कुछ लाइंस ऐसी थी जो फर्दर और छोटी लाइंस में स्प्लिट कर रही थी, यानी कि जो स्प्लिटिंग दिख रही थी उसको हम लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर में नोटिस करा. तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो समरफील्ड ने दिया, बोहर ने इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करा. So it is observed with the high resolution spectrometer. It is found that some lines reveals fine spectrum. Next point we देखो, this means that a line is really composed of, this means that a line is really composed of several lines together. This means that a line is really composed of several lines together ठीक है, इतना नोट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Summerfield explained this splitting of lines by assuming that Sommerfeld explained this splitting of lines by assuming that some of the orbits were elliptical and they precessed in space around the nucleus. ठीक है, अगले पॉइंट पे लिखो. For the orbit closest to the nucleus, for the orbit closest to the nucleus, for the orbit closest to the nucleus, the principal quantum number n is equal to 1 and there is a circular orbit. मतलब n इक्वल टू 1 पे केवल एक सर्कुलर ऑर्बिट आएगी क्योंकि उसमें एक ही शेल है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. फॉर द रेस्ट ऑर्बिट्स, for the rest orbit, the principal quantum number n equal to 2 both circular and elliptical orbits are possible. To define an elliptical orbit, a second quantum number k is needed. A second quantum number k is needed and the shape of ellipse is defined by the ratio of lengths of major and minor axes. And the shape of the ellipse is defined by the ratio of length of major and minor axes. तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो रेशियो आता है दिस इज n by k. तो यहाँ पे जो n है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और k जो है उसको अभी नया क्वांटम नंबर डिफाइन करा गया, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर.
समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो n है उसको तो हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n is referred as principal quantum number, जो एक्चुअली में आपका शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है। और जो k लिख रहे हैं इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जो बाद में जाके चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में फ्यूचर में एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरह यूज करेंगे। तो वो जब हम लोग आएगा क्वांटम नंबर तब बताएंगे। समरफील्ड ने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, जो टेक्निकली समरफील्ड के हिसाब से सब शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। के को समरफील्ड ने बोला सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जो कि सब शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समरफील्ड के हिसाब से एक शेल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स होती हैं, और सब शेल्स का एनर्जी लेवल डिफरेंस हो सकता है सेल से, इसलिए फाइन स्पेक्ट्रम नोटिस में आ रहा है। तो समरफील्ड ने देखो दो तीन मेन बातें इनकॉर्पोरेट करी बोर मॉडल में। उसने पहली चीज तो बोली कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके नोटिस में आना चाहिए कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल हैं। अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, ऑर्बिट्स जो पहले बोहर सर्कुलर रिपोर्ट कर रहे थे उसको समरफील्ड ने इलिप्टिकल रिपोर्ट किया। ऑल्दो उसने बोला है कि जो n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट शेल आ रही है वो सर्कुलर ही है, बट जैसे ही आप n इक्वल टू 2 मतलब आगे वाली शेल्स में जाओगे तो वहां पे दोनों तरह के केस मिलेंगे, सर्कुलर भी मिलेगा और इलिप्टिकल भी मिलेगा, क्योंकि वहां शेल्स जो है वो फर्दर सब शेल्स में स्प्लिट कर जा रही हैं और सब शेल्स के एनर्जी में डिफरेंसेस हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम में स्प्लिटिंग आ रही है। और उसने बोला जो इलिप्टिकल सेल है उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो जो है उसको n बाई के लिख रहे हैं। तो अगर n इक्वल टू के आ जाएगा तो वो क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट रिप्रेजेंट करेगा। तो इफ n is equal to k, this implies circular orbit। इसका मतलब जो यहाँ पे सर्किल है वो स्पेशल केस ऑफ इलिप्स हो गया। स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, सर्किल जो यहाँ पे हुआ वो स्पेशल केस ऑफ इलिप्स हो गया। मतलब उस इलिप्स का अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाए तो हमारे लिए वो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगी। अब जैसे देखो मैंने डायग्राम में ये चीज रिप्रेजेंट करी हुई है। अगर हम n इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो शेल के अंदर 3 सब शेल्स बनाई गई है। देखिए अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये तो हो गई शेल, एंड इसके अंदर 3 सब शेल हो गई। contains subshell k equal to 1, k equal to 2 and k equal to 3। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो देखो एक ये सब शेल बनी हुई है जो k इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों k इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि जब n और k इक्वल होगा तभी सर्कुलर ऑर्बिट आएगी। अच्छा, दूसरी ऑर्बिट ध्यान से देखो जिसमें k इक्वल टू 2 है, तो उस k इक्वल टू 2 के अंदर इलिप्स आना स्टार्ट हुआ। तो देखो ये शेप इलिप्टिकल बनी, समझ आया? k इक्वल टू 2 पे इलिप्टिकल शेप दिख रही है आपको? ये देखो। और k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1 पे देखो फिर से और इलिप्स आ रही है। तो अब देखो ये चीज आपको ध्यान से देखो, मैंने ऊपर ये चीज समझाई हुई है। मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस रेशियो जो है वो इलिप्स की शेप बता रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो 3 है इसका। k की वैल्यू अगर कम होगी, k की वैल्यू अगर कम होगी तो माइनर एक्सिस छोटे होगी, मेजर एक्सिस बड़ी होगी, मतलब इलिप्स क्या होगा, लेंथ में ज्यादा होगा, विड्थ में कम होगा। k इक्वल टू t होगा तो विड्थ बढ़ेगी, और k इक्वल टू 3 होगा तो देखो सर्कुलर में कन्वर्ट हो गया। तो समरफील्ड के हिसाब से एक सेल जो है वो फर्दर सब शेल में डिवाइड कर जाती है, और इस सब शेल की वजह से फाइन स्पेक्ट्रम नोटिस में आता है। ठीक है, तो जो अगर शेल और सब शेल का नंबर सेम हो जाएगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगी, जो स्पेशल केस ऑफ इलिप्स होगा, और अलग अलग वैल्यू ऑफ n के करस्पॉन्डिंग अलग अलग के आते चले जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो k है उसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n कुछ भी हो सकता है। तो n जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं शेल नंबर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम बोहर मॉडल से लेते हुए चले आ रहे हैं, और इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू n, या अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकते हैं आप, इंटीजर्स में चलते चले जाना है। और k जो है ये आपका सब शेल का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको यहाँ पे बोला गया है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जो फ्यूचर में चल के चेंज हो जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, बट वो जब हम पहुंचेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में तब बताएंगे अभी। तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो अब अगर मोस्टली अगर हम समरफील्ड का कंट्रीब्यूशन देखें, तो समरफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, सब शेल्स, इसकी भी वैल्यू। सर तो एन तो एनर्जी लेवल होता है, तो एनर्जी लेवल का सब एनर्जी लेवल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, उसके पास वाले जो एनर्जी लेवल्स है उनमें थोड़े थोड़े गैप के साथ गैप है, दैट्स व्हाई इट इज फाइन स्पेक्ट्रम। ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 के बीच में बड़ा गैप है, बट ऑर्बिट 2 में भी दो सब एनर्जी लेवल्स है जिनके गैप में थोड़ा और एनर्जी गैप है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। तो मतलब सर जब हमने स्पेक्ट्रम वाला डायग्राम बनाया था तो उसमें जो लाइंस थी उसके बीच में और लाइंस रिप्रेजेंट कर रही उन लाइंस के बीच में भी छोटी छोटी लाइंस थी जिनका गैप था, वही तो देखो यहाँ पे स्पेसिफाई करा मैंने। इफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड विद हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब अभी मैंने आपको ये चीज तो समझाई करके दिखाई दी, अगर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देख रहे हैं तो वो उसमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं जो और फाइन लाइंस में ब्रेक है, तो अगर हम उसको मैग्नीफाई करके नहीं देख रहे हैं तब तो हमें एक ही लाइन दिख रही है, बट अगर उसको मैग्नीफाई करके अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से रिजॉल्व करके देख रहे हैं तो उसमें फाइन लाइंस दिख रही है। तो फाइन लाइंस क्यों दिख रही है, ये चीज समरफील्ड ने एक्सप्लेन करी कि जो शेल है वो फर्दर सब शेल में स्प्लिट कर जा रही है, और सब शेल के बीच में भी एनर्जी गैप है। समझ आया? अभी मैंने यही चीज तो तुम्हें करके दिखाई थी कि जैसे मान लो, हाँ सर। अभी मैंने तुम्हें ये चीज करके दिखाई थी, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी है और एक लाइन ये ड्रॉ करी है, तो अभी मैं इसको देखो छोटा करता जाऊं तो तुम्हें एक ही लाइन दिख रही है स्क्रीन पे, मैंने इसीलिए देखो उसको अभी मिनिमाइज किया, यस सर। छोटा कर दिया, तो एक लाइन दिख रही है। अब इसी को यस क्या रेजोल्यूशन बढ़ाता जा रहा हूं, देखते जाना अभी जितने हाई रेजोल्यूशन में पहुंच जाऊंगा आपको देखो दो लाइंस दिखने लगेंगी प्रॉपर। नाउ यू कैन सी टू डिफरेंट लाइंस, हमने केवल उसी पे फोकस कर दिया है। तो जब बोहर स्टडी कर रहे थे तो उनके स्पेक्ट्रोमीटर में क्या दिख रहा था, एक लाइन ऐसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन समरफील्ड ने जब उसी चीज की स्टडी करी थोड़े हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर सर, तो उनको दो लाइंस दिखनी शुरू हुई। देन ही नोटिस दैट देयर इज अ फाइन स्ट्रक्चर, तो उस फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने बोला कि जो बोहर ने केवल सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया है वो एक्चुअली में इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस रेशियो आएगा उसको n/k बोलेंगे। n जो है वो शेल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, k जो है वो सबशेल का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब n इक्वल टू k बन जाता है तब वो सर्कुलर ऑर्बिट हो जाती है, जो कि स्पेशल केस है। तो n इक्वल टू 1 में तो एक ही शेल और एक ही सब शेल है, तो उसमें एक ही सर्कुलर ऑर्बिट आ रहा है, बट n इक्वल टू 2 के बाद सर्कुलर और इलिप्टिकल दोनों तरह के ऑर्बिट्स मिलेंगे, जो बोहर ने केवल सर्कुलर ऑर्बिट्स बताए हुए हैं। सर नंबर ऑफ सबशेल्स क्या शेल नंबर के इक्वल होती है? हाँ, समरफील्ड के मॉडिफिकेशन चाहिए क्योंकि सबसेल्स के नंबर भी 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते चले जाना। हाँ, जैसे मैंने डायग्राम दिखाया आपको, इसमें जो n इक्वल टू 3 शेल है उसके अंदर तीन सब शेल है, k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 3, और जो ब्लैक डॉट दिखाया वो न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के लिए थर्ड शेल के अंदर तीन सब शेल्स दिख रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है और दो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ध्यान रखना है कि हर शेल के अंदर समरफील्ड के हिसाब से एक तो सर्कुलर ऑर्बिट होगी और बची हुई सब शेल जितनी है वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगी। तो एक शेल के अंदर जो सर्कुलर वाली सब शेल है वो एक स्पेसिफिक सब शेल है, उसके बाद सब इलिप्टिकल हो सकते हैं, ऐसा समरफील्ड ने बताया था। ठीक है, बट मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में जाके थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, बट ये समरफील्ड का कंट्रीब्यूशन है, जितनी बात उसने ऐड करी। तो समरफील्ड का कंट्रीब्यूशन केवल कितना कंसीडर करना है, तो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स थी उनकी शेप इलिप्टिकल भी हो सकती है, और इलिप्स को डिफाइन कैसे करेंगे, मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस रेशियो जो होगा वो n/k होगा, और k को उन्होंने ऐड करा सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो समरफील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। बस ये चीज आपको याद रख लेनी है। जैसे बोहर का कंट्रीब्यूशन क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यू में से, वैसे समरफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इन्होंने बोहर मॉडल में, और आगे फिर इनका कुछ बहुत आगे स्टडी नहीं थी, तो आगे का मॉडल में कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको केवल मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर मॉडल की तरह स्टडी करते हैं।
तो लास्ट में ये पॉइंट नोट करके लिखना है, अगर हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम लेंगे तो एक शेल के अंदर जितनी भी सब शेल्स होंगी सबकी एनर्जी सेम होगी। बट अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के केस में नोटिस करेंगे तो सब शेल्स के एनर्जी लेवल डिफरेंस होते हैं। ये चीज अलग से मार्क करके लिखिए। देखो, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, energy of all subshells in a shell, स्क्रीन फ्रीज है सर। for a hydrogen atom, so write down for hydrogen and hydrogen like atoms, energy of all subshells is same, for hydrogen and hydrogen like atom, energy of all subshells in a shell is same। मतलब किसी भी शेल के अंदर कितनी भी सब शेल्स हो उन सबकी एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बट अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो सब शेल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि फाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है भाई, बोहर मॉडल में तो उसने हाइड्रोजन की स्टडी करी थी, उसमें तो सिंगल स्पेक्ट्रम दिख रहा था। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये चीज चेंज कर जाएगी। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, but for multi-electron system, energy of subshells in a shell are different। तो अगर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम चेक करोगे जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में एक शेल के अंदर जितनी भी सब शेल्स हैं उन सबकी एनर्जी सेम होती है। सो फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, एनर्जी ऑफ ऑल सब शेल्स इन अ शेल इज सेम। For hydrogen and hydrogen like atoms, energy of all subshells in a cell energy of all the subshells in a shell are same। लिख लो, subshell है ना, are same, but for multi-electron system, energy of a subshell in a shell are different। तो एक शेल के अंदर अगर सारे सबशेल्स की एनर्जी चेक करोगे तो वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक में सेम आएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंट आएगा। ठीक है सर, अगर सबकी एनर्जी सेम है तो सबशेल्स का क्या मतलब कॉन्सेप्ट? मतलब सबशेल्स का कॉन्सेप्ट है, सबशेल होते हैं बट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा है। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है तब वो अपना एनर्जी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम का सिस्टम चेक करते हैं तो उसमें एक शेल के अंदर जितनी भी सबशेल्स हैं उन सबकी एनर्जी सेम मानी जाती है, क्योंकि बोहर मॉडल के हिसाब से स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्बिट के अंदर सब एनर्जी सेम है। बट जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐड करते हैं तो वहां पे शेल और सबशेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि फाइन स्पेक्ट्रम है। तो जहां पे हम बोहर मॉडल अप्लाई करेंगे वहां एक शेल के अंदर सबकी एनर्जी सेम मानेंगे, और जब बोहर मॉडल नहीं अप्लाई करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि फाइन स्पेक्ट्रम नोटिस में आता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो बोहर मॉडल अगर अप्लाई करेंगे तो एक शेल के अंदर सबकी एनर्जी सेम होगी, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट है। और अगर बोहर मॉडल से बाहर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे शिफ्ट करेंगे तब ये डिफरेंट काउंट करेंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।